हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं यूजन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, दैट इज ग्लोब। और इस चैप्टर में हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में सीखेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है किस प्रकार से वर्क करता है, और साथ ही साथ हम लोग ग्लोब के बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर ग्लोब होता क्या है और इनमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। दैट मीन्स कि हमने अपने अर्थ के बारे में सीखा था कि सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और ना ही सिर्फ हमने अर्थ के बारे में जाना था, उसमें हमने सन के बारे में जाना था, स्टार्स के बारे में जाना था, अदर और प्लैनेट्स के बारे में जाना था, साथ ही साथ यूनिवर्स के बारे में भी हमने उस वीडियो में सीखा था और जाना था। हमने उस वीडियो में अपने आप को यूनिवर्स से कंपेयर करके भी देखा था कि हमारा एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में कहाँ पर होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके हमारे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो पे आते हैं और जानते हैं कि ग्लोब क्या होता है और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वह किस प्रकार से वर्क करती है और कहाँ पर हमारे ग्लोब में एग्जिस्ट करती है, या फिर इनका जो है हमारे ग्लोब में क्या वर्क होता है। तो हमारे चैप्टर को जो स्टार्ट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव read that our planet earth is not a sphere, it is slightly flattened at north and south poles and bulging middle. Can you imagine how it look? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form of the earth. तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, उसका जो शेप है, जो आकार है, वह जो है स्फेरिकल नहीं है, वह जो है स्फेयर नहीं है, बल्कि हमने जाना था पिछले वीडियो में कि हमारा अर्थ का जो शेप है वह जियोइड शेप का है। और जियोइड शेप का मतलब ही होता है अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। और हमारा अर्थ का जो पोलर साइड है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वह जो है स्लाइटली फ्लैटेंड है, यानी कि चपटा है थोड़ा सा, और बीच का जो हिस्सा है वह थोड़ा सा हमें फूला दिखता है, अपलिफ्टेड देखने को मिलता है। अब इन सारी चीजों को जानने के बाद हमसे यह सवाल किया जा रहा है कि क्या आप इन चीजों का कल्पना कर सकते हैं कि हमारा ग्लोब दिखता कैसा होगा या फिर हमारा अर्थ दिखता कैसा होगा। तो आप जो है ग्लोब को जब केयरफुली देखेंगे तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इन चीज को जान सकते हैं कि हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। यही इसी चीज को यहाँ पे जो है हमें बताया जा रहा है। और यहाँ पे जब हमें ग्लोब का डेफिनेशन देखने को मिलता है तो ग्लोब का डेफिनेशन है ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी कि ग्लोब जो है अर्थ का ट्रू मॉडल है, या फिर मिनिएचर फॉर्म कह सकते हैं, छोटा सा एक प्रकार कह सकते हैं अर्थ का। फिगर 2.1 में हमें ग्लोब को दिखाया भी गया है। तो चलिए फिगर में हम लोग देखते हैं कि आखिर ग्लोब किस प्रकार से दिखता है। यह जो है हमारा ग्लोब का फिगर है, इसी प्रकार से जो है हमारा ग्लोब दिखता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईज। तो अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो ग्लोब होता है, ग्लोब का जो आकार है, उसका आकार और प्रकार जो है दोनों जो है अलग अलग प्रकार का होता है, यानी कि उसका साइज और जो टाइप है, यानी आकार और प्रकार जो है वह भी अलग अलग भिन्न भिन्न टाइप का देखने को हमें मिलता है। जो बड़े वाले ग्लोब्स होते हैं उनको जो है हम इजिली कहीं भी कैरी नहीं कर सकते हैं अपने साथ, इजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हैं। पर जो स्मॉल पॉकेट साइज ग्लोब होते हैं, जो छोटे ग्लोब होते हैं, या फिर कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जो कि बैलून लाइक ग्लोब होते हैं, जिनको कि हम हवा भर के उसको फुला के जो है ग्लोब का स्ट्रक्चर दे सकते हैं, इन ग्लोब्स को जो है हम इजिली कैरी कर सकते हैं और अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह लेकर आसानी से जा सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ potter's wheel is rotated on the globe. Countries, continent and oceans are shown in their correct size. तो अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो ग्लोब होता है वह जो है फिक्स नहीं होता है, यानी कि ग्लोब अगर आपको देखने मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि ये ग्लोब है हमारे पास, ये है ना, तो ये जो है फिक्स नहीं है, यह फिक्स नहीं है, क्या है, घूम रहा है। आप देखेंगे जब इसको आप ऐसे रोटेट करते हैं तो ये आपको रोटेट होता हुआ दिखता है।
तो यही चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ग्लोब है वह फिक्स नहीं होता है, यह जो है आपको लट्टू की तरह घूमता हुआ दिखाई देता है, या फिर जो है पॉटर्स व्हील की तरह रोटेट होता है। पॉटर व्हील से जो कुम्हार लोग होते हैं जो घड़ा बनाने का काम करते हैं, तो जब आप उनके घड़ा बनाने वाले व्हील को देखेंगे तो वह जो है उसको घुमाते हैं पहले, और उसके बाद ही जो है उस पर मिट्टी रख के उसको आकार देते हैं। तो जिस प्रकार से जो वह पॉटर का, कुम्हार का जो व्हील घूमता है, उसी प्रकार से जो है ग्लोब भी जो है वह हमें घूमता हुआ देखने को मिलता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि यह जो ग्लोब है यह इस प्रकार से हमें घूमते हुए देखने को मिल रहा है, और अगर आपने लट्टू घुमाया होगा तो लट्टू भी जो है ऐसे ही स्पिन करता है। सो आगे देखते हैं, तो जो ग्लोब में है हमें कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशन को दर्शाया गया है उनके करेक्ट साइज में। यानी कि जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे आपको इंडियन ओशन देखने को मिल जाएगा, फिर उसके साथ ऊपर जाएंगे तो आपको अटलांटिक ओशन और नीचे आर्कटिक ओशन देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप अलग अलग कंटिनेंट्स को भी इसमें देख सकते हैं। लाइक आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका देखने को मिल रहा है, हियर वी कैन सी अफ्रीका, हियर यूरोप, और इधर आपको एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और इधर आपको अंटार्कटिका देखने को ग्लोब में मिल जाता है। सो ये इस ग्लोब में जो है हमें कॉन्टिनेंट्स का और ओशियंस का जो है साइज जो है करेक्टली यहाँ पे शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। वहीं आगे हम देखते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन स्फीयर लाइक अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट प्लेस ऑन इट। तो अब जो है हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह हमारे लिए काफी जो है डिफिकल्ट होता है, काफी मुश्किल होगा अर्थ के किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। यानी कि हम अगर किसी भी अर्थ के पॉइंट पे लोकेट करना चाहें कि यह प्लेस जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो यह हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा लोकेट करना। पर अब हमें यह भी तो सोचना होगा कि आखिर हम किसी प्लेस को लोकेट कर कैसे सकते हैं, यानी कि किसी जगह को हम अपने ग्लोब में कैसे दर्शा सकते हैं। तो इसी को अब हम लोग जान लेते हैं। वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। यानी कि हमें जो है कुछ पॉइंट्स का, यानी कि रेफरेंस पॉइंट, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कुछ संबोधित करने के लिए कुछ लाइन का उपयोग करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट का उपयोग करना पड़ेगा, ताकि जो है हम लोग किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का जो है लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं, यानी या फिर चिन्हित कर सकते हैं। तो चलिए इसी को आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें अब हमें क्या दिखाया जा रहा है। तो you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. 2 points on globes through which the needle passes are two poles, north and south poles. The globes can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. But remember, there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. तो अब हमें यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो ग्लोब है, ग्लोब में आप जब देखे होंगे, अभी हमने जब आपको यह ग्लोब दिखाया तो आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे आपको पॉइंट ज्वाइंट दिख रहा है, एक यहाँ पे ज्वाइंट दिख रहा है, और यह जो है ज्वाइंट इधर से इधर कनेक्टेड है, और आपको ये सीधा नहीं दिख रहा होगा। आपको अर्थ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, या जो ग्लोब है ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, यह ऐसा है, टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है 23.5 डिग्री, यह जो है झुका हुआ है अपने एक्सिस पे। और यही जो नेडल टाइप का है जिसपे कि यह टिका हुआ है, ये जो फिक्स दिख रहा है आपको, यह अर्थ का ग्लोब इसके ऊपर, इस नेडल के ऊपर, इसी को जो है एक्सिस कहते हैं। और यह जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर जो है रोटेट करता है, यानी कि अर्थ जो है हमारा वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करता है। इस प्रकार से जो है हमारा अर्थ रोटेट करता है। सो इसके बाद हमें बोल रहा है कि बट याद रखिएगा कि हमें ओरिजिनल अर्थ पे जो है, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है, उसमें जो है ऐसा कोई भी नीडल देखने को नहीं मिलता है। यानी कि जो एक्सिस है हमारे अर्थ का, वह रियलिटी में एक इमेजिनरी लाइन है। यह जो है रियल एग्जिस्टेंस इस नीडल टाइप का जो है वह नहीं है। सो इसी चीज को यहाँ पे हमें दर्शाया गया है। अनदर imaginary line running on the globe divides into two equal parts. This line is known as equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and southern half is known as the
सदर्न हेमिस्फेयर। यानी अब यहाँ पे बोल रहा है कि जैसा कि हमने अभी देखा कि ये जो हमारा ग्लोब था, ग्लोब जो है बीच से एक एक्सिस से जुड़ा हुआ है, एक टिल्टेड लाइन से जुड़ा हुआ है, जिसको कि हम लोग जो है एक्सिस कह रहे थे। और यह जो है इसी के थ्रू जो है हम बता सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वह जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट कर रहा है। और जो दोनों पोल्स एक्सिस जो क्रॉस कर रहा है जिस जगह से, वह जो है उस जगह को पोल कहते हैं। यानी कि जिधर से नीडल पास हो रहा है और जिधर से वापस से निकलेगा, आप ग्लोब में देखेंगे, यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे जो कनेक्ट हो रहा है, यह दोनों पार्ट जो है, यह जो है क्या है, पोल है। ऊपर वाला हिस्सा हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है और नीचे वाला हिस्सा जो है वह हमारा साउथ पोल हो जाता है। सो हमने इसको देखा। बट सिर्फ एक्सिस ही एक इमेजिनरी लाइन नहीं है जो कि अर्थ से होके गुजर रहा है। एक और इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, और उस लाइन को जो है हम लोग कहते हैं इक्वेटर। यह जो लाइन जो कि अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसको इक्वेटर कहते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इस लाइन का, यह जो है हमारा नदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। और यह जो नीचे वाला हिस्सा है यह हमारा सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। After that, they are both they are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on Earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels latitude. यानी कि अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि ये जो अर्थ जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इक्वेटर से, वह जो है दोनों पार्ट का जो मेजरमेंट है वह इक्वल होगा। यानी कि ये जैसे मान के चलिए ये हमारा अर्थ है, यह जो इक्वेटर है दैट इज 0 डिग्री, यह जो है इसके ऊपर का जो पार्ट है हमारा नदर्न हेमिस्फेयर और नीचे का जो सदर्न हेमिस्फेयर है, यह दोनों जो है यह जो है इक्वल डिवाइडेड होता है। और जैसे ही हम लोग इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, यह जो है और भी कई पैरेलल लाइंस से जो है डिवाइडेड होता है, और इसी को जो है हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और यह ना ही सिर्फ नदर्न हेमिस्फेयर में होता है, बल्कि ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है यह हमें सदर्न हेमिस्फेयर में देखने को भी मिलता है। सो यह जो है दोनों साइड चलता है और इनको जो है डिग्री में मेजर किया जाता है। यानी कि जो हमारा इक्वेटर होता है वह 0 डिग्री होता है, उससे जो ऊपर जो पैरेलल लाइन जा रहा है वह 20 डिग्री, उसके ऊपर वाला 40 डिग्री होगा। यानी कि जितना भी मेजरमेंट होगा यह सारा का सारा मेजरमेंट जो है यह डिग्री से होता है। इसके अलावा देखते हैं तो द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ द डिग्री दैट इज 90 डिग्री। यानी कि अब हमें कह रहा है कि जो इक्वेटर है हमारे अर्थ का, जो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसका मेजरमेंट जो है वह कितना है, तो 0 डिग्री है इक्वेटर का। सो अब हमें बता रहा है कि जैसे ही हम लोग इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो जो पोल का जो डिस्टेंस है वह जो है 1/4 हो जाता है। सो 1/4 अगर देखें हम लोग, सर्कल जो है टोटल 360 डिग्री का होता है। सो 1/4 अगर देखें 360 डिग्री का, तो हमें जो है 90 डिग्री देखने को मिलता है। सो जो हमारा पोल्स है, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों जो पोल है हमारा, यह जो है 90 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है। उसी चीज को यहाँ पे जो है हमें बताया गया है। ऑल एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर are called north latitude. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitude. यानी कि अब हमें बताया जा रहा है यहाँ पे कि जैसे कि ये हमारा अर्थ था, यह हमारा इक्वेटर लाइन हो गया, यह हमारा 20 डिग्री था, यह 40 डिग्री था, यह 60 डिग्री है, और यह जो है 80 डिग्री है, और यह जो था हमारा 90 डिग्री था। सिमिलरली हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में भी यह 20, 40, 60, 80 और 90 डिग्री था। तो ये जितने भी लाइंस थे, जितने भी पैरेलल्स थे, इनको जो है
हम नदर्न हेमिस्फेयर वाले सारे पैरेलल लाइन को हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड कह सकते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। और जो सदर्न हेमिस्फेयर वाले जो साइड हैं, इधर के जितने भी पैरेलल लाइंस हैं, इसको जो है हम लोग साउथ लैटिट्यूड कहते हैं, साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। उसी तरह से द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयर फॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, यानी कि जो वैल्यू है किसी भी लैटिट्यूड का आइदर इन सदर्न हेमिस्फीयर और इन नदर्न हेमिस्फीयर, उनको जो है नॉर्थ या फिर साउथ से ही डिनोट किया जाता है, नॉर्थ या साउथ कह के ही उन्हें दर्शाया जाता है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन और एस, और जनरली जो है इनको जो है एन और एस लेटर से जो है लोकेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। यानी कि अगर नदर्न हेमिस्फेयर का होगा तो अगर हम 20 डिग्री नॉर्थ का ले रहे हैं तो 20 डिग्री एन लिखाएगा वो, और अगर 40 डिग्री साउथ का ले रहे हैं तो वह 40 डिग्री एस लिखाएगा। यानी कि एन और एस जो है वह कैपिटल यूज होगा, ना कि स्मॉल यूज होगा। तो कैपिटल एन और कैपिटल एस से जो है हम लोग दोनों हेमिस्फेयर के लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया जा रहा है कि बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। तो अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि जो हमारी पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो जितने भी पैरेलल लाइंस और जो भी और अदर लैटिट्यूडनल लाइंस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें जो है हमें दो प्लेसेस का नेम यहाँ पर बताया गया है, जो कि एक प्लेस है महाराष्ट्र इंडिया का और एक प्लेस है हॉरिजेंटो बेलो हॉरिजेंटो ब्राजील का, जो कि साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है इनको। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पहला हमें दिया गया है महाराष्ट्र इंडिया का, तो यह जो है 20 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है। वहीं जो है जो हमारा बेलो हॉरिजॉन्टो है ब्राजील साउथ अमेरिका में, वह जो है 20 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है। तो अगर हमारे पास यह नॉर्थ नॉर्थ और साउथ का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता, अगर हम नॉर्थ और साउथ के हेमिस्फेयर में लैटिट्यूड्स को लोकेट नहीं कर पाते, तो जो है यह हमारे लिए जानना काफी मुश्किल हो जाता कि कौन सा जो है हम किस प्रकार से जो है महाराष्ट्र जो है इंडिया में मौजूद है उसको लोकेट कैसे करें, और जो बेलो हॉरिजेंटो ब्राजील का है जो साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट करता है जो कंट्री, उसको हम लोग किस प्रकार से मैप पे या फिर ग्लोब पे जो है लोकेट कर सकते हैं। सो जब हम लोग इसको किसी एक पैसिफिक लेटर से जो है लोकेट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए जो है थोड़ा इजी हो जाता है किसी भी चीज को शो करना। तो अब जो है हम इजिली बोल सकते हैं कि जो महाराष्ट्र है वह 20 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है, और जो बेलो हॉरिजेंटो है वह जो है 20 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इजिली फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि कहाँ पे जो है कौन सा प्लेस लोकेट करता है। बट यहाँ पे समस्या अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर एक और भी समस्या आएगी कि जैसे कि बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होंगे जो कि 20 डिग्री नॉर्थ पे जो है लोकेटेड होंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जो कि 20 डिग्री साउथ पे लोकेटेड होंगे। तो आप उन प्लेसेस को कैसे लोकेट कर पाएंगे? किसी भी अगर स्पेसिफिक प्लेस के बारे में पूछ लिया जाए जो कि 20 डिग्री नॉर्थ पर ही लोकेटेड है, तो आप उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? यह हमारे लिए अभी भी समस्या बना हुआ है। तो इसको जो है आगे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और इसको भी अभी समझेंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो कि हमने यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया। So we see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallel latitude decreases। यानी कि जो फिगर 2.2 था हमारा, जो ऊपर हमने फिगर देखा जिसमें कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स को दर्शाया गया था, यह जो हमारा फिगर है यहाँ पर, आप यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, चाहे ऊपर आप जैसे जैसे चलते जाएंगे, आप देख रहे हैं कि ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस है इसका जो साइज है वह क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारे लाइंस जो है छोटा होता जा रहा है। पहले इक्वेटर देखिए यह काफी बड़ा था,
फिर 20 डिग्री इससे छोटा हुआ, फिर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और फिर 90 डिग्री जो पोलर एरिया है वह तो पूरा ही एकदम डॉट टाइप का आपको यहाँ पे फिगर में देखने को मिल रहा है। सो यह आप देख रहे हैं कि जैसे ही ऊपर या फिर आप नीचे भी जाएंगे सदर्न हेमिस्फेयर में भी देखेंगे तो आपको सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आप क्या लग रहा है आपको कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा होगा, कि आखिर साइज जो है इसका डिक्रीज क्यों हो रहा है? तो सिंपल सी बात है कि अर्थ जो है हमारा जियोइड शेप का है, अर्थ हमारा जियोइड शेप का है, तो यह जो है बीच में स्लाइटली फ्लैटेंड है, थोड़ा सा जो है फूला हुआ हमें देखने को मिलता है और दोनों साइड से जो है यह क्लोज हो रहा है। तो दोनों के बीच का जो डायमीटर है, जो डिस्टेंस है दोनों साइड के अर्थ का, वह जो है डिक्रीज हो रहा है, वह जो है घटता जा रहा है। इसीलिए जो है हमें जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है उनके भी साइज जो है जैसे इक्वेटर से ऊपर जाते हैं हमें घटता हुआ देखने को मिलता है। और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। तो मेनली हमारे पास जो है टोटल ऑलमोस्ट 4 जो है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं, तो बिसाइड द इक्वेटर द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक और 90 डिग्री साउथ तक जो है हमें कुल मिला के 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लॉटिट्यूड देखने को मिलता है, जिसमें से कि पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है नदर्न हेमिस्फेयर में। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है सदर्न हेमिस्फेयर में। तो अगर आप यहाँ पे एस या एन देखेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि यह नदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। किसी भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में अगर एन लिखा हुआ रहेगा कैपिटल तो वह जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर में लोकेटेड रहेगा, और कैपिटल एस रहेगा तो वह जो है सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड रहेगा। वहीं तीसरा अगर हम देखते हैं तो तीसरा है हमारा आर्टिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री वाला जो हमारा पैरेलल लैटिट्यूड लाइन होगा वह जो है आर्टिक सर्कल कहलाता है। वहीं एंटार्क्टिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर में लोकेटेड है, यानी कि सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ में जो है आर्टिक एंटार्क्टिक सर्कल लोकेटेड है। सो आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में भी हमें रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को। तो यह आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह हमारा इक्वेटोरियल लाइन हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिल रहा है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये जो है हमारा पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फेयर है, और नीचे जो है आपको यह पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फेयर देखने को मिल रहा है। सो ये आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिल रहा है, वहीं पे 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आप आर्टिक सर्कल देख पा रहे हैं अर्थ पे। वहीं अगर बात करें हम तो 23.5 डिग्री साउथ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहीं 66.5 डिग्री साउथ पे एंटार्क्टिक सर्कल हमें देखने को मिल रहा है। और ये सारा का सारा लाइन जो है यह भी जो है एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसा लाइन हमें यह कोई लाइन जो है अर्थ के ऊपर ड्रॉन नहीं दिखता है, मतलब यह लाइन अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज अ इमेजिनरी लाइन। सो जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे देखने को मिलता है अबाउट हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो अभी हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को देखा अर्थ का, और अब हमें देखने को मिल रहा है अर्थ का हीट जोन। तो द मिड सन is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि जो हमारे अर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरियाज है, इसके एरियाज में जो है साल में कभी ना कभी एक बार जरूर जो है सन जो है आधे दिन पे एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, यानी कि सर के ऊपर आता है। यानी कि साल के किसी भी एक दिन जरूर हम जो सन है वह हमारे सिर के ऊपर देखने को मिलता है इन बिटवीन द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसी एरिया में जो है मैक्सिमम हीट जो है
रिसीव होता है अर्थ का, और इसको जो है हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे ये हमारा अर्थ है, यह जो है आप देख सक रहे हैं यहाँ पे, ये इक्वेटोरियल लाइन है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है, डेट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये बीच का जो एरिया है ना, यहाँ पे जो है साल में एक बार जो है जरूर जो है सूर्य का रोशनी जो है सीधा पड़ेगा, ओवरहेड पड़ेगा, और मैक्सिमम हीट जो है अर्थ तक रीच करेगा इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसी को जो है, इसी एरिया को, एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको जो है टॉरिड जोन कहा जाता है। वहीं मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो सन होता है, जो सूर्य होता है, वह दिन में जो है पूरे साल में कभी भी ओवरहेड नहीं आता है उन एरियाज में जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला हिस्सा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला जो हिस्सा है, यानी कि इन एरियाज में, ये एरिया और ये एरिया जो है, यहाँ पर जो है अर्थ कभी भी ओवरहेड नहीं आता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो हीट होता है वह कम रिसीव होता है, बहुत कम मात्रा में जो है वहां पर सन रेस के कारण हीट जो है पहुंच पाता है, और इसको हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। तो इसको अगर आगे देखते हैं तो द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। यानी कि जो एंगल होता है सन रे का, यानी कि मान के चलिए ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर सन है, तो यहाँ से जो रेज आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, ये डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। बट वहीं अगर हम लोग इसके ऊपर जा रहे हैं, 23.5 डिग्री के ऊपर जा रहे हैं, तो यह जो है स्लांटिंग वे में जा रहा है, डायरेक्ट सन रेज नहीं पहुंच पा रहा है, इसका जो एंगल है वह बढ़ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि आप सीधा रेज जा रहा है और 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। बट जैसे ही यहाँ आ रहा है तो ये जो है 90 डिग्री नहीं, ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री का इंक्लाइंड रे आपको देखने को मिलेगा, और जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है जो कैपेसिटी है हीट का बिकॉज ऑफ सन रेज वह डिक्रीज हो जाता है। सो एज सच द एरिया बॉन्डेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो एरिया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल के बीच में है, वह जो है नदर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच का जो एरिया है सदर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे जो है टेम्परेचर काफी मॉडरेट होता है, और उस जगह को जो है टेम्परेट जोन कहते हैं, जो कि हमने आपको 2 मिनट पहले अभी बोला भी था कि सनरेज मॉडरेट जा रहा है, यानी कि इंक्लाइंड जा रहा है, स्लाइटली फ्लैटेंड सनरेज पहुंच रहा है, जिसके कारण कि जो है हीट का जो कैपेसिटी है वह कम हो जा रहा है, और जो है गर्म वहां पर कम हो रहा है। तो अगर गर्म कम लगेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, वह मॉडरेट रहेगा, यानी कि ना ज्यादा गर्म रहेगा ना ज्यादा ठंडा रहेगा, वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। और इसी एरिया को, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल के बीच वाला एरिया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच वाला जो एरिया है, उनके बीच वाले एरिया को जो है टेम्परेट जोन में बांटा गया है। पहला हमने क्या देखा, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या था, तो ऐसे जोन जहां पर कि जो है साल में जो है एक बार कम से कम जो है सन जो है ओवरहेड जरूर होता है हर प्लेस पर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके साथ हमने अभी क्या देखा, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में क्या होता है कि सन रे जो है कभी भी ओवरहेड नहीं होता है पूरे साल में, और जो है यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर मॉडरेट होता है। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ज़्यादा ठंड होता है, यानी कि टेम्परेचर जो है काफ़ी मॉडरेट रहता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल and the south pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore called
फ्रीज जोन। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमने अभी टॉरिड जोन को देखा, हमने टेम्परेट जोन को देखा, अब यहाँ पे हमें एक नया चीज देखने को मिल रहा है, फ्रीज जोन। तो फ्रीज जोन को किन एरियाज को कहा जा रहा है, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो हमने अभी देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या है, सनरेज साल में एक बार हर प्लेस पे डायरेक्टली पहुंच रहा है, और वहां पे जो है जो टेम्परेचर जो है काफी हाई होता है, काफी अच्छा टेम्परेचर ज्यादा होता है, और उसको जो है टॉरिड जोन कह रहे थे। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच वाले एरिया में जहां पर कि मॉडरेट हीट रिसीव हो रहा था, उस एरियाज को जो है हम लोग टेम्परेट जोन कह रहे थे। अब जो है आर्टिक सर्किल और जो नॉर्थ पोल है और जो एंटार्क्टिक सर्कल और जो साउथ पोल है, यहाँ पे जो सनरेज जा रहे हैं वह काफी ज्यादा स्लांटिंग जा रहे हैं। यानी कि मान के चलिए अगर ये सनरेज है तो सनरेज जो है यहाँ पे टकरा ही नहीं रहा है, ये जो है ऊपर से होके क्रॉस करते चला जा रहा है, नीचे भी उसी प्रकार से नीचे बिना टकराए हुए ऊपर से स्लांटिंग वे में क्रॉस हो जा रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत कम होगा, टेम्परेचर जो है बहुत 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 ज्यादा कम हो जाएगा, और जो है काफी ज्यादा जो है जमने वाला स्थिति, वहां पे आइस एरिया कह सकते हैं उस प्लेसेस को, जो है आइस एरिया के तौर पे भी हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और उन्हीं एरिया को द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड एरिया बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल, जो है इन्हीं एरियाज को जो है हम लोग फ्रीज जोन कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सन हीट जो है काफी काफी ज्यादा लेस है, और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो है सन रेज जो है टोटली स्लांटिंग वे में आता है। इसी वजह से जो है इन एरिया को फ्रीज जोन कहा जाता है। सो अब हमने लैटिट्यूड्स के बारे में कंप्लीटली जान लिया है। तो लैटिट्यूड में हमने इक्वेटर देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर देखा, इक्वेटर देखने के बाद हमने सारे पैरेलल लाइंस को देखा। उसके बाद हमने 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस के बारे में जाना, डेट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, इनको हमने जाना। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से जो है अलग अलग टेम्परेचर जोन में बांटा गया है। पहला हमने टॉरिड जोन देखा, फिर हमने टेम्परेट जोन देखा, उसके बाद हमने जो है फ्रीज जोन देखा। तो इन एरियाज को कैसे जाने हमने, तो यहाँ पर मैक्सिमम हीट जो है हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो है हीट जो है काफी मॉडरेट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो है हीट जो है सन हीट जो है काफी लेस देखने को मिल रहा है। सो अब हम लोग लैटिट्यूड को जानने के बाद लॉन्गिट्यूड पे आते हैं और समझते हैं कि आखिर लॉन्गिट्यूड क्या होता है और यह किस प्रकार से वर्क करता है। सो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, चलिए अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानते हैं कि आखिर लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। सो टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन latitude of that place. You can see for example that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degree south. Now in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to South Pole. तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी प्लेस के पोजीशन को फिक्स करने के लिए यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम लैटिट्यूड्स के अलावा कुछ और चीजों के बारे में जानें, कुछ और चीजों के बारे में पता करें, ताकि हम किसी भी प्लेस को जो है प्रॉपरली लोकेट कर सकें। जैसे कि हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पे कि जो टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन में है और जो मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में जो है, यह दोनों आइलैंड जो हैं 20 डिग्री साउथ पे ही लोकेटेड है, 20 डिग्री साउथ पे ही है जो दोनों आइलैंड जो है वह सिचुएटेड है। अब हमें उनके लोकेशन को लोकेट करने के लिए, यानी कि अच्छे से उनके लोकेशन को पता लगाने के लिए हमें जो है यह पता लगाना काफी आवश्यक है कि वह जो है अपने एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं इन अकॉर्डिंग टू ईस्ट एंड वेस्ट। यानी कि जैसे कि हमने देखा कि 20 डिग्री साउथ में जो है हमें देखने को मिल रहा है टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन में, और 20 डिग्री साउथ में ही जो है हमें इंडियन ओशन में मॉरिशस आइलैंड देखने को मिल रहा है।
तो उनके लोकेशन को लोकेट करने के लिए, उनके लोकेशन को अच्छी तरीका से पता लगाने के लिए उनके बीच के डिस्टेंस को जानना हमें काफी ज्यादा आवश्यक है, और उनके पूरब से लेकर पश्चिम तक के दूरी को भी जानना जो है हमारे लिए आवश्यक है। तो इसको जानने के लिए जो है हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आएगा। यानी कि अगर हमें ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस पता लगाना है तो उसके लिए जो है हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कनेक्टेड होगा। तो इसके जरिए जो है हम लोग किसी भी लोकेशन को जो है इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब ये कहने से कर पाएंगे, इस कैसे हम इस चीज को प्रूव करेंगे, इसको जो है हम लोग आगे देखेंगे। तो इस फिगर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है, मान के चलिए कि ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन था, ये 0 डिग्री है, यह जो है हमारा 20 डिग्री साउथ है। तो ये एग्जाम्पल 20 डिग्री साउथ का ही लिया है, तो इसी को लेते हैं हम लोग, ये 20 डिग्री साउथ है। तो यहाँ पैसिफिक ओशन में जो है इस पोजीशन पे जो है हमें देखने को मिल रहा है टोंगा आइलैंड, और जो यह 20 डिग्री साउथ में इंडियन ओशन में जो है हमें देखने को मिल रहा है मॉरिशस आइलैंड। तो अब इसके हम लोग लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए जो है हम लोग नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, और इसके जरिए जो है हम लोग इजीली जो है किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे, उसकी लोकेशन को जो है अच्छी तरीका से पॉइंट कर पाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, इसको जो है हम लोग देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यही जो लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के से कनेक्ट हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ जो लाइन खींचा जा रहा है फ्रॉम पोल टू पोल, इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यानी कि ये जो रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया जा रहा है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसी को जो है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। वहीं इसको आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूड में, तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इसका भी जो डिस्टेंस है, यानी कि नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल तक ये कनेक्ट हो रहा है, ये लाइन टोटल जो ये लाइन कनेक्ट हो रहा है रेफरेंस लाइन, इसका भी जो मेजरमेंट है यह जो है डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में ही होगा। यानी कि हमने लैटिट्यूडनल लाइन को भी जो मेजर किया था वह भी डिग्री में किया था, और साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड को भी जो है हम लोग डिग्री में ही मेजर करते हैं। इच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और जो लॉन्गिट्यूडनल डिग्री है यह हर एक डिग्री जो है, एक डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। यानी कि मतलब हर एक डिग्री को जो है मिनट्स में डिवाइड किया जाता है, और मिनट्स को सेकंड में, और ये मिनट को जो है सेकंड में डिवाइड किया जाता है। यह जो है मिनट में बांटा जाता है, और मिनट को जो है फिर सेकंड में बांटा जाता है। उसके बाद दे आर सेमी सर्किल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवार्ड्स until it becomes zero at poles where all meridians meet। तो अब क्या कह रहा है ना कि जो जब ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और जब ये साउथ पोल तक कनेक्ट होता है, तो ये जो पहुंच रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो डिस्टेंस है वह जो है पोल के नजदीक आते आते जो है काफी घट जाता है, काफी कम हो जाता है। और जब ये पोल पे आके मिलता है सारा लाइन एक दूसरे से, तो यह जो है कंप्लीटली 0 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे जो है सारे के सारे लाइन जो है आपस में मिलते हैं, और यह जो है एक सेमी सर्कल है। हमने लैटिट्यूड में देखा था कि 0 डिग्री जो था पूरे अर्थ को काट रहा था, और वह सेमी सर्कल नहीं होता है, फुल सर्कल होता है। जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड थे वह जो है फुल सर्कल में अर्थ को डिवाइड कर रहे थे, बट यह जो मेरिडियंस है यह जो है सेमी सर्कल है। यानी कि कह सकते हैं कि ये एक होगा और फिर ये दूसरा होगा, यानी कि यह जो है आधा आधा बटा होता है, और आपस में जहां पर मिल रहे हैं यहाँ पे जो है 0 डिग्री हो जाएगा। और दोनों जब डिस्टेंस आप एक दूसरे के नजदीक आएगा पोल्स की ओर, तो दोनों का डिस्टेंस जो है वह घटता चला जाएगा। सो अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, thus it was difficult to number the meridian। सो हमने क्या देखा था कि लैटिट्यूड को जब हम डिनोट कर रहे थे तो 0 डिग्री 20 डिग्री उसका जो था मेजरमेंट कम होते जा रहा था, बट जो मेरिडियन का मेजरमेंट है वह जो है सारे मेरिडियंस का जो है
वह सेम मेजरमेंट होता है। इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं, फाइंड आउट करने के लिए, उसके नंबर को फाइंड आउट करने के लिए जो है हमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तो सारे देश ने, मतलब पूरी दुनिया के सारे देशों ने मिलकर एक डिसीजन लिया। उन्होंने यह डिसाइड किया कि जो मेरिडियन, जो कि ब्रिटेन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होके पास हो रहा है, जो कि ग्रीनविच में लोकेटेड है, उसको जो है एज अ 0 डिग्री लिया जाएगा, जिसको कि प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ अब जब हम उस 0 डिग्री के यानी कि ग्रीनविच से पार होने वाले जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसके दाहिने ओर जाते हैं, ईस्ट वार्ड में जाते हैं और या फिर वेस्ट वार्ड में जाते हैं, तो जब हम ईस्ट वार्ड में जाएंगे तो वह जो है टोटल 180 डिग्री होगा और वेस्ट वार्ड में भी जो है वहां से 180 डिग्री वेस्ट होगा। और जो है यह जो है अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और यह किस में डिवाइड करेगा, तो जैसा कि लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फेयर और नदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा था, यह जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अर्थ को डिवाइड करेगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है therefore the longitudes of place is followed by letter E and E for east and W for west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same lines. तो अब क्या कह रहा है ना कि जैसे ही ईस्ट की ओर जाएंगे हम लोग तो उसको जो है कैपिटल ई से दर्शाया जाएगा, और जैसे ही वेस्ट की ओर जाएंगे हम लोग ग्रीनविच के तो उसको जो है कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाया जाएगा, उससे डिनोट किया जाएगा। बट आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है दोनों का दोनों जो है सेम लाइन पे एग्जिस्ट करता है, यह जो है सेम लाइन पे लोकेट करता है। तो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज जो है सर्कल जो है टोटल 360 डिग्री का होता है। इसमें जो है हमने एक 0 डिग्री लिया है ग्रीनविच में, तो जब हम लोगों ने ग्रीनविच में 0 डिग्री लिया है तो 1 to 360 जो है 360 लाइंस ड्रॉ होता, बट यहाँ पे 0 डिग्री जो लिया गया है इसी चीज को 360 डिग्री में डिवाइड करने के लिए जो है 180 डिग्री को कॉमनली लिया गया है फॉर ईस्टर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अब देखते हैं हम लोग आगे बताया गया है। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridian of longitude on the globe, figure 2.6. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is located at 26 degree north latitude and 90 degree east latitude. And find out the point where these two lines cut each other, that point will be location of धुबरी। तो अब क्या कह रहा है ना कि अब जो है आप इन ग्रिड्स को देखिए, इन ग्रिड्स को देखिए जहां पर कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है आपस में क्रॉस हो रहे हैं, और इनको देख के आप लोग जो पॉइंट है जहां पर कि वो क्रॉस हो रहा है उसको जो है आप एक प्रिसिशियसली उसको लोकेट कर सकते हैं, उस जगह को जो है चिन्हित कर सकते हैं। और अब जो है आप ग्लोब में यानी कि अर्थ में किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, जैसे अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता हो तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल रहा है कि धुबरी जो आसाम में लोकेटेड है वह 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, तो यह जो है हमारा 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। ये वाला जो लाइन है यह हमारा 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड होगा, और साथ ही साथ 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बताया जा रहा है, तो यह हो गया हमारा 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 23 डिग्री और यहाँ पे 26 डिग्री। तो ऑलमोस्ट जो है हम कह सकते हैं कि इस जगह पे जो है हमारा आसाम का धुबरी जो है लोकेटेड है, यहाँ पर जो है उनका लोकेशनल पॉइंट है। तो
अब हमें इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल मेजरमेंट जो था इस जगह का पता था, तो हमने जो है इजीली इस सर्कल पे, इस मैप पे जो है हमने फाइंड आउट कर दिया, बना दिया और उसको लोकेट कर दिया। बट अगर हमें इन दोनों में से किसी भी चीज का पता नहीं होता तो हम जो है इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते इस ग्लोब में। तो किसी भी प्लेस को ग्लोब में रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जानना काफी आवश्यक होता है। फिर आगे जब देखते हैं इस चैप्टर में हम, तो टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ equidistance vertical and horizontal line on a paper. Figure 2.7, level the vertical row with numbers and horizontal row with letters. Draw some small circles randomly on point where this horizontal and vertical line intersect each other. Name this small circle A, B, C, D and E. So let's vertical line represent east longitude and horizontal line represent north latitudes. तो अब क्या कह रहा है ना हमें यहाँ पर कि इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए, ग्रिड को और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल टर्म्स को समझने के लिए हमें यह बताया जा रहा है यहाँ पर कि हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि एक पेपर ले हम और उस पे जो है कुछ वर्टिकल्स लाइन और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग लैटिट्यूडनल लाइन के तौर पे कंसीडर करें, या जो हमारा लैटिट्यूडनल लाइन है, और जो हमारा वर्टिकल है इसको जो है हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन के तौर पर ले सकते हैं। और इसको हम लोग लैटिट्यूडनल लाइन को ए बी सी डी करके ले लें, जो कि आपको यहाँ पे फिगर में देखने को भी मिल रहा है। ये जो लैटिट्यूडनल लाइन है इसको ए बी सी डी लिया गया और लॉन्गिट्यूडनल को 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट किया गया है। और जहां पर यह इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पर एक दूसरे को काट रहा है यह लाइन, उसको जो है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और डी और स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब इस पेपर पे आप देखकर स्मॉल ए का लोकेशन इजीली बता सकते हैं या फिर स्मॉल सी का लोकेशन इजीली बता सकते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं तो हम यह बता सकते हैं कि जो स्मॉल ए है यह बी डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है, क्योंकि हमने इसको जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर के तौर पे लिया है और यह जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग स्मॉल सी का लेते हैं, यहाँ पे हमने किसका लिया था तो ए इज इक्वल टू था ये। अगर हम लोग सी इज इक्वल टू देखते हैं तो स्मॉल सी इज इक्वल टू अगर हम लोग देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, तो ये सी डिग्री नॉर्थ एंड उसके साथ ही साथ 3 डिग्री ईस्ट, यह हो जाएगा हमारा सी का लोकेशन। तो आप जो है इस प्रकार से जो है इजीली जो है किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर लैटिट्यूडनल लाइन और लॉन्गिट्यूडनल लाइन इंटरसेक्ट करेगा, पास करेगा, उसी पॉइंट पे जो है उस प्लेस का लोकेशन होगा। इसके बाद जब हम लोग आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है टाइम जोन, जो कि डिफरेंट टाइम जोन में वर्ल्ड को जो बांटा गया है उसको यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। तो ये ग्रीनविच का 0 डिग्री लिया गया है, यहाँ पर ग्रीन इंग्लैंड में जो है ब्रिटेन में ग्रीनविच लोकेटेड है। और इसके जब हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जाते हैं तो टाइम जो है प्लस होता है, वहीं अगर हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ आते हैं तो टाइम जो है माइनस में आता है। तो इसी को आगे हम लोग देखते हैं, इसको समझने का भी प्रयास करते हैं कि यह हमें क्या बता रहा है। तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, अब हम लोग जो जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वह होगा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, यानी कि लॉन्गिट्यूड और टाइम में क्या रिलेशनशिप है, किस प्रकार से जो है लॉन्गिट्यूड और टाइम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको हम लोग समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है हमें कि टाइम को मेजर करने का जो सबसे अच्छा जरिया है, जो अच्छा तरीका है, वह है हमारे अर्थ, मून और प्लैनेट का मूवमेंट, यानी कि हम अपने पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों के मूवमेंट के जरिए जो है अपने टाइम को मेजर कर सकते हैं। और यह जो है सबसे अच्छा और
सबसे सटीक जरिया के तौर पे जानने को मिलता है, देखने को मिलता है। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट एवरी डे एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और यहाँ पे कह रहा है कि जो सूर्य है वह हर दिन जो है राइज करता है और सेट होता है, यानी कि हर रोज सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी होता है। और यह जो है सन जो है एक नेचुरल, यह जो है एक नेचुरल जो है टाइम कीपर का वर्क भी करता है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। और कह रहा है कि जो लोकल टाइम होगा किसी प्लेस का वो हम इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जब आपकी परछाई जो है दोपहर के टाइम में, नून टाइम में जो है सबसे छोटी बनेगी और सुबह के समय में और शाम के समय में जो है आपकी परछाई जो है वह जो है लंबी बनेगी। तो इस प्रकार से जो है हम लोग किसी भी प्लेस का लोकल टाइम को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। यानी कि जब ग्रीनविच में जो कि प्राइम मेरिडियन है उसमें उस जगह पे जो है सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा आसमान के, तो उस लोकेशन पे लोकेटेड सारे प्लेस पे जो है क्या होगा, नून होगा, यानी कि दोपहर का समय होगा। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो ये हमें फिगर 2.8 में हमने अभी आपको दिखाया था और आप फिर से अपने बुक में देख भी सकते हैं। यानी कि यह जो प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच से लंदन से जाके गुजरता है, इसके जब हम लोग ईस्टर्न साइड पे जाते हैं तो टाइम जो है ग्रीनविच से जो है प्लस होते हुए जाता है। वहीं जब हम लोग वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो यह जो है टाइम जो है वेस्टर्न साइड में माइनस होते हुए जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यह जो है इसका कारण होता है अर्थ का रोटेशन जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है। इसके अलावा हम देखते हैं अगर तो द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर, मतलब 24 घंटा में जो है अर्थ 360 डिग्री कंप्लीटली रोटेट करता है, जिसका मतलब है कि 15 डिग्री जो है एक आवर को रिप्रेजेंट करता है और 1 डिग्री जो है 4 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार से जो है जब 12 बज रहा होगा ग्रीनविच में तो 15 डिग्री ईस्ट में जो है ग्रीनविच का यह जो है 60 मिनट प्लस में रहेगा, यानी कि 1 घंटा ग्रीनविच के टाइम से आगे रहेगा और उस जगह का जो टाइम होगा वह 1 PM होगा। बट 15 डिग्री वेस्ट में जो है ग्रीनविच का वह उस जगह से 1 घंटा पीछे रहेगा और उस जगह का समय जो है 11 AM का हो रहा होगा। उसी प्रकार से 180 डिग्री पे जो है ग्रीनविच से 180 डिग्री अपोजिट में अगर हम लोग देखेंगे तो वह जो है रात के 12 बज रहे होंगे जब ग्रीनविच में 12 बजे दोपहर का समय हो रहा होगा। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। तो कह रहा है कि किसी भी प्लेस पे जो है आप 12 o'clock को एडजस्ट कर सकते हैं सन को देखते हुए कि जब सन जो है स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा, यानी कि आपके ओवरहेडेड रहेगा, तो आप उस समय जो है उस चीज को देखते हुए जो है अपने क्लॉक में जो है 12 o'clock लगा सकते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है दैट इज व्हेन इट्स मिड डे, यानी कि दोपहर का समय जब होगा उस समय में बोल रहा है द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव अ लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। और जो वॉच जो आप टाइम फिक्स करेंगे सन के अकॉर्डिंगली वह जो है आपको वह वॉच जो है उस प्लेस का लोकल टाइम बताएगा। यू कैन सी दैट ऑल प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ ए लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, यानी कि आप देखेंगे इस चीज को कि जितने भी प्लेसेस होंगे, जितनी भी जगह होगा किसी भी गिवन मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड पे उस जगह पे जो है लोकल टाइम जो है सेम होगा। यानी कि अगर इस लॉन्गिट्यूड पे कोई प्लेस यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पर भी इस लॉन्गिट्यूड पे अगर कोई प्लेस सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो हर जगह का जो लोकल टाइम होगा वह सेम होगा। सो अब हमें बताया जा रहा है कि जब टाइम हमें यहाँ पे पता चल जा रहा है तो व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, तो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, हमारे को क्या जरूरत पड़ रहा है स्टैंडर्ड टाइम का, तो उसी चीज को यहाँ पर हमें जो है
बताया गया है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच crosses several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour 45 minutes in local time of Dwarika in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time of the country. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोकल टाइम होगा किसी भी जगह का, वह जो है अलग अलग मेरिडियंस पे अलग हो सकते हैं। यानी कि कोई भी जो जगह होगा वह किसी एक ही मेरिडियन तक जो है लोकेटेड नहीं होगा। वो जो प्लेस होगा, जो कंट्री होगा, वह एक मेरिडियन से लेकर दूसरे मेरिडियन तक एक्सटेंडेड हो सकता है। तो हर जगह का जो है लोकल टाइम जो है वेरी कर सकता है। तो इसी चीज को एक टाइम टेबल को प्रिपेयर करने के लिए, और टाइम टेबल को प्रिपेयर करना इसलिए जरूरी है कि जब ट्रेन जो है सेवरल टाइम जोन से होकर गुजरेगी तो उसको जो है एक तरह से मैनेज करने के लिए जो है हमें स्टैंडर्ड टाइम जोन्स को अडॉप्ट करना काफी नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। जैसे कि हम अगर अपने इंडिया में ही देखें तो गुजरात में जो प्लेस द्वारिका है और जो आसाम में जो प्लेस डिब्रूगढ़ है, इनके टाइम में ऑलमोस्ट जो है 1 hour 45 minutes का डिफरेंस है। सो इसी चीज को, टाइम को मैनेज करने के लिए, ताकि आसाम के लोग और जो गुजरात के लोग हैं वह ट्रेन को इजिली कैप्चर कर सके, या जो ट्रेन चलेगी उसका टाइम टेबल को मैनेज करने के लिए जो है एक स्टैंडर्ड टाइम जोन को एडॉप्ट किया गया है। और यह नेसेसरी इसलिए भी है क्योंकि टाइम जोन जो है अलग अलग कंट्री में जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और टाइम को मैनेज करने के लिए जो है कोई भी कंट्री जो है अपना एक स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट करता है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। यानी कि हमारे कंट्री में जो है 82.5 डिग्री ईस्ट को जो है एज अ स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो टाइम होगा वही जो है पूरे कंट्री में फॉलो किया जाएगा, और इसी को जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, यानी कि IST भी कहा जाता है। सो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों जो है हमें स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट करने का आवश्यकता पड़ता है, इसका क्यों जरूरी होता है। सो कबीर लिव इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day-night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into night. Do you know what is the time difference between India and England? तो यहाँ पे कबीर जो है, कबीर नाम का लड़का है जो कि एक छोटे से शहर में रहता है भोपाल में, वह जो है अपने फ्रेंड आलोक को कहता है कि आज रात जो है हम लोग सो नहीं पाएंगे क्योंकि एक डे नाइट क्रिकेट मैच होने वाला है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो कि लंदन में दोपहर के 2 बजे से शुरू होने वाला है। जिसका मतलब है कि जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो हमारे इंडिया में जो है 7:30 बजे शाम का समय हो रहा होगा। तो अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि टाइम जो इंडिया में है और जो इंग्लैंड में है इनके बीच का डिफरेंस कितना है। सो इंडिया और इंग्लैंड के जो टाइम जोन का डिफरेंस है वह है 5 hour and 30 minutes का, यानी कि 5.5 घंटे का डिफरेंस है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री ईस्ट is 5 hour 30 minutes ahead of GMT. It will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. Some countries have great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. तो कह रहा है कि इंडिया जो है ग्रीनविच के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, 82.5 डिग्री ईस्ट का जो है ग्रीनविच से इंडिया में टाइम जोन को अडॉप्ट किया गया है, जो कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच के टाइम से। सो जब लंदन में 2 बजे का शाम हो रहा होगा, दोपहर हो रहा होगा, तो भारत में जो है 7:30 बजे शाम का समय हो रहा होगा। कुछ कंट्रीज जो हैं उनका जो है काफी जो है लंबा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट रहता है, यानी कि काफी लंबे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को वह कवर करता है। इसी वजह से जो है
कई कंट्रीज जो है एक स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रशिया में जो है देयर आर मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि जैसे कि हमारे इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जाता है, बट रसिया में जो है टोटल 11 स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट किया गया है। द अर्थ हैज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 आवर ईच जोन दस कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो हमारा पृथ्वी है यह जो है 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। मतलब हमारा पूरा अर्थ जो है 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, और एक जोन जो है, हर एक जोन जो है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। सो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ग्लोब के बारे में समझ में आया होगा, साथ ही साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है इस चीज को भी आप जो है समझ पाए होंगे अच्छे से, और आपने जाना होगा कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब में कैसे कैसे लाइन होते हैं, लैटिट्यूड क्या वर्क करता है, लॉन्गिट्यूड क्या वर्क करता है, इन सारी चीज़ों को आपको समझ आ सका होगा। सो फिर भी अगर आपको कहीं पे समझ ना आ पाया हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम आपको जो है आपके डाउट को सॉल्व करने का अवश्य प्रयास करेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें, और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स तक हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा वीडियो जो है उन तक भी पहुंच सके और वह हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।